स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के सिद्धांत। और इस पेपर में हम पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र की कुछ मौलिक अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट, जिसमें हमने इससे पहले की वीडियो में समाज की अवधारणा को समझा था और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे समुदाय, कम्युनिटी के बारे में। वैसे समाजशास्त्र साहित्य में समुदाय, समिति और संस्था बहुत महत्वपूर्ण प्राथमिक अवधारणाएं मानी जाती हैं, क्योंकि इन शब्दों का न केवल सामान्य लोगों ने बल्कि कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों तक ने मनमाने ढंग से अर्थ लगाया और प्रयोग किया है। किसी भी विषय को सही रूप से समझने और उसमें निश्चितता लाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि उस विषय से संबंधित प्राथमिक अवधारणाओं को वैज्ञानिक आधार पर ठीक से समझ लिया जाए। समुदाय सामान्य भाषा में प्रचलित एक शब्द है जिसका प्रयोग कई बार जाति विशेष, धर्म विशेष या फिर संप्रदाय विशेष के लोगों के लिए किया जाता है। जैसे कि हम ब्राह्मण समुदाय के लिए, ईसाई समुदाय, हिंदू समुदाय, सिख समुदाय, जैन समुदाय आदि के लिए समुदाय शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग इन अर्थों में बिल्कुल नहीं किया गया है। समाजशास्त्र में किसी भी गांव, कस्बे, नगर, महानगर और देश को समुदाय माना जाता है। इन सभी समूहों के साथ एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जुड़ा हुआ है। जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इंदौर और भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर नगरों के अपने अपने एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश होते हैं। एक निश्चित क्षेत्र होता है जहां व्यक्तियों का एक समूह सामान्य रूप से स्थायी जीवन के रूप में निवास करता है। कोई भी गांव, प्रांत और देश भी अपने आप में एक समुदाय है। समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है। समुदाय में कुछ लोग निवास करते हैं, अपना संपूर्ण जीवन जीते हैं, किसी एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि जीवन के सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुदाय अपने आप में आत्मनिर्भर होते हैं और अपने सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होते हैं। व्यक्ति किसी आर्थिक संगठन, राजनीतिक दल, क्लब या अन्य किसी समूह का सदस्य अपने किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाता है, लेकिन समुदाय में तो व्यक्ति अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रहता है। व्यक्ति के जीवन के सभी क्रियाकलाप, सभी गतिविधियां समुदाय में ही होते हैं और इसीलिए समुदाय को संपूर्णता का क्षेत्र भी कहा गया है। यह एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसे जानबूझकर नहीं बनाया जाता, बल्कि जिसका समय के साथ स्वतः ही विकास होता है। एक समुदाय के लोगों में एक दूसरे के निकट रहने और सामान्य जीवन में भागीदार होने के कारण हम की भावना, वी फीलिंग या सामुदायिक भावना, कम्युनिटी फीलिंग पाई जाती है। प्रत्येक समुदाय की अपनी कुछ परंपराएं और नियम होते हैं जो लोगों के व्यवहारों को निर्देशित और नियंत्रित करने में भी योगदान देते हैं। ये समुदाय की कुछ अवधारणा थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि समुदाय का शाब्दिक अर्थ क्या है। यदि शाब्दिक दृष्टि से समुदाय के अर्थ पर विचार करें तो हम ये देखेंगे कि अंग्रेजी का कम्युनिटी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, समुदाय, तो ये कम्युनिटी शब्द जो है अंग्रेजी का, ये दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दो लैटिन शब्द, एक है कॉम प्लस म्यूनिस। कम्युनिटी शब्द से दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, कॉम और म्यूनिस थे। कॉम का अर्थ होता है टुगेदर, टुगेदर मीन्स एक साथ, और म्यूनिस का अर्थ होता है सर्विंग अर्थात सेवा करना। इन शब्दों के आधार पर समुदाय का अर्थ हुआ साथ साथ मिलकर सेवा करना। समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हैं और वे किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि सामान्य उद्देश्यों के लिए इकट्ठे रहते हैं। उनका संपूर्ण जीवन यहीं व्यतीत होता है। तो यहाँ पे ये समुदाय का शाब्दिक अर्थ हुआ। इसके बाद हम देखेंगे समुदाय, कम्युनिटी की कुछ डेफिनेशंस को समाजशास्त्रियों के द्वारा दी गई है। जैसे कि प्रोफेसर डेविस ने कहा है कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। यहाँ पर इस परिभाषा में हमें समुदाय के 3 तत्व देखने को मिलते हैं। एक है व्यक्तियों का समूह, दूसरा है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और तीसरा है सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समावेश। दूसरी परिभाषा दी गई है बोगार्ट्स की, और बोगार्ट्स कहते हैं कि एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है और जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। अगली परिभाषा दी गई है जॉर्ज लुंडबर्ग की। इन्होंने कहा है कि एक मानव जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है और जो सामान्य एवं
अन्योन्य आश्रित जीवन इंटरडिपेंडेंट लाइफ व्यतीत करते हैं। मैकाइवर और पेज ने समुदाय को परिभाषित करते हुए कहा है कि जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में ही भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं या परिस्थितियों में भाग लेते हों, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। इन विद्वानों ने ये भी कहा है कि समुदाय सामाजिक जीवन का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सामाजिक संबद्धता कुछ मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पे स्पष्ट होता है कि समुदाय को एक ऐसा क्षेत्रीय समूह माना गया है जो एक सामान्य जीवन जीता है या सामान्य जीवन बिताता है। एक परिभाषा दी गई है ऑगबर्न और निमकॉफ के अनुसार कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। तो इन सभी परिभाषाओं से यहाँ पे स्टूडेंट से स्पष्ट होता है कि समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना या फिर सामुदायिक भावना पाई जाती है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी निकलती है, जैसे निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, हम की भावना या सामुदायिक भावना और एक सामान्य सामाजिक जीवन। समुदाय के निर्माण के पीछे कुछ महत्वपूर्ण आधार या आवश्यक तत्व भी होते हैं। किसी भी समूह के समुदाय कहलाने या समुदाय के निर्माण के लिए 3 आधारों का होना आवश्यक माना जाता है, जिसमें पहला है व्यक्तियों का समूह। अगर व्यक्तियों का समूह ही नहीं होगा तो हम समुदाय की कल्पना ही नहीं कर सकते। दूसरा है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। ये व्यक्तियों का समूह जिस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अपना सामान्य जीवन व्यतीत करता है, वह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी समुदाय के निर्माण में एक महत्वपूर्ण या आवश्यक तत्व माना जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि इन व्यक्तियों के समूह के मध्य सामुदायिक भावना या हम की भावना भी पाई जानी चाहिए। सामुदायिक भावना के अभाव में हम समुदाय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो पहला है हमारे पास व्यक्तियों का समूह। किसी भी समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह प्रथम आवश्यकता है। व्यक्तियों के बिना ना तो सामान्य सामाजिक जीवन की कल्पना की जा सकती है और ना ही हम सामुदायिक भावना की कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए व्यक्तियों का समूह समुदाय के निर्माण के लिए पहली और मुख्य आवश्यकता मानी गई है। दूसरा आवश्यक तत्व है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। प्रत्येक समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना भी आवश्यक है। जब तक कोई समूह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास नहीं करता है तब तक उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी भी गांव, नगर या राष्ट्र को इसलिए समुदाय कहा जाता है कि इनमें से प्रत्येक का अपना अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक साथ साथ रहने और जीवन की सामान्य गतिविधियों में भाग लेने से लोगों में धीरे धीरे अपनत्व की भावना उत्पन्न होती है, सामुदायिक भावना उत्पन्न होती है और वे इस समूह विशेष को अपना समूह समझने लगते हैं। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट रहने के कारण ही लोगों में अंतर्क्रिया की मात्रा बढ़ती है, जो सामाजिक संबंधों के निर्माण की दृष्टि से आवश्यक है। तीसरा समुदाय का महत्वपूर्ण तत्व है सामुदायिक भावना। इसे हम की भावना भी कहते हैं। समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों के समूह और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अलावा सामुदायिक भावना का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। सामुदायिक भावना का अर्थ है हम सब एक हैं, ये समुदाय हमारा है, यह अन्य समुदाय से अलग है, इसके सुख दुख में हम सभी समान रूप से भागीदार हैं, हम सब दृढ़ता से एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। इस प्रकार की भावना सामुदायिक भावना की विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक समुदाय अन्य समुदाय के संदर्भ में एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करता है। जब तक किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में यह सामुदायिक भावना नहीं पनपती, तब तक उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता। जब कुछ लोग लंबे समय से इकट्ठे होकर साथ साथ रहते हैं, साथ साथ कार्य करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेते हैं, सामुदायिक हितों के प्रति जागरूक रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाते हैं, तो उन्हें हम की भावना सामुदायिक भावना का पनपना स्वाभाविक हो जाता है। सामुदायिक भावना के कुछ के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बातें पाई जाती है। एक है हम की भावना की अभिव्यक्ति। हम की भावना व्यक्तियों को सुख दुख में साथ देने और मिलकर काम करने को प्रोत्साहित करती है। स्थान या क्षेत्र विशेष के साथ लोगों का विशेष लगाव पाया जाता है और वे अपने समुदाय के लोगों को अपना समझते हैं। उनमें भाईचारे के संबंध भी पाए जाते हैं, जैसे कि हम सब एक हैं, हमारे सबके हित सामान्य हैं और सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की भावना समुदाय के सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधे रखती है।
दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना। सामुदायिक भावना के एक अन्य तत्व सदस्यों में समुदाय के कार्यों में सम्मिलित होने और योगदान देने की भावना है। समुदाय से संबंधित अनेक ऐसे सामूहिक कार्य होते हैं जिन्हें पूरे समुदाय के सहयोग के बिना पूरा ही नहीं किया जा सकता है। इसलिए विभिन्न सदस्य अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार भूमिका निभाते हुए समुदाय के कार्यों में योगदान देते हैं। अन्य सदस्यों की सहायता करना अपना दायित्व समझते हैं। तीसरा है निर्भरता की भावना। सामुदायिक भावना में निर्भरता की भावना एक आवश्यक तत्व है। व्यक्ति अपने को एक दूसरे पर और संपूर्ण समुदाय पर निर्भर समझते हैं। उन्हें अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है। पारस्परिक रूप से निर्भर रहने की भावना सामुदायिक भावना को बढ़ाने में योगदान देती है। वर्तमान समय में औद्योगिकरण, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, नगरीकरण, यातायात और संचार के साधनों के विकास, भौगोलिक दूरी में कमी, एक ही विश्व दृष्टिकोण, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और जनसंख्या में विविधता, व्यक्तिगत स्वार्थ का बढ़ना और द्वितीयक संबंधों की प्रधानता प्रमुख कारणों से सामुदायिक भावना में कमी आती जा रही है और ऐसा विशेषतः नगरीय समुदायों में हमें देखने को मिलता है। समुदाय की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं या लक्षण भी हैं, जैसे कि पहली विशेषता ये मानी गई है कि समुदाय का स्वतः विकास होता है, अपने आप ही ये विकसित होते हैं। समुदाय का निर्माण कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर या कोई योजना बनाकर प्रयत्न करके नहीं किया जाता है। इसका तो समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे स्वतः ही विकास होता है, अपने आप ये विकसित होती हैं। जब कुछ लोग किसी स्थान विशेष पर रहने लगते हैं तो धीरे धीरे उनमें हम की भावना पनपती है और वे वहाँ रहने वाले सभी लोगों के समूह को अपना समूह समझने लगते हैं। इस प्रकार की भावना के विकसित होने पर वह समूह समुदाय का रूप ग्रहण कर लेता है। दूसरी विशेषता है स्थायीपन, परमानेंसी। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से रहता है। किसी भी अस्थायी समूह जैसे कि भीड़ या श्रोता समूह या खानाबदोश झुंड को समुदाय नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इनके साथ भौगोलिक क्षेत्र स्थायी रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता। ये लोग एक स्थान पर रहते हैं, फिर कुछ समय पश्चात वहाँ उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चल जाते हैं। ठीक है, किसी निश्चित स्थान पर भीड़ इकट्ठी होती है, जैसे कि मेला है या स्टेशन पर जो लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं, वो किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कुछ समय के लिए इकट्ठे होते हैं, उसे हम भीड़ कहते हैं। फिर वो बाद में वे लोग बिखर जाते हैं, तो वो उनमें स्थायित्वपन नहीं होता, इसलिए हम उसे समुदाय नहीं कहते हैं। समुदाय एक ही स्थान पर स्थायी रूप से बना रहता है जब तक कि भूकंप, तूफान, बाढ़ या फिर युद्ध के कारण वो पूरी तरीके से नष्ट न हो जाए। तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा समुदाय किस भौगोलिक क्षेत्र में बसा हुआ है। इसका कारण समुदाय के साथ स्थायित्व के तत्व का जुड़ा होना है। अगली विशेषता है विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय का अपना एक स्पेसिफिक नेम होता है, एक विशिष्ट नाम होता है। प्रत्येक समुदाय का अपना एक जो विशिष्ट नाम होता है, जो समुदाय के लोगों में हम की भावना जागृत करने और उसे बनाए रखने में योगदान देता है। प्रत्येक समुदाय के नाम के साथ एक विशिष्ट इतिहास जुड़ा होता है जो उसे एक व्यक्तित्व प्रदान करता है। जैसे दिल्ली एक समुदाय है जिसके नाम के साथ एक लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है जो उसे विशिष्टता प्रदान करता है। अगली विशेषता है समुदाय में मूर्तता की विशेषता भी होती है। समुदाय एक प्रकार का मूर्त समूह है। इसका कारण यह है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर बसे मनुष्यों के समूह के रूप में हम समुदाय को देख सकते हैं। समुदाय से संबंधित विभिन्न नियमों को तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन मनुष्यों के रूप में इसे हम अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे मूर्त मानते हैं। अगली विशेषता है समुदाय में व्यापक उद्देश्य होते हैं। समुदाय का विकास किसी एक या कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं होता, ये तो व्यक्तियों के जीवन की विभिन्न गतिविधियों का केंद्र स्थल है। इसमें अनेक समूह, समितियां एवं संस्थाएं समाहित होती हैं जो समुदाय के व्यापक लक्ष्यों की पूर्ति में योगदान देती हैं। समुदाय के उद्देश्य इस दृष्टि से भी व्यापक है कि यह किसी व्यक्ति विशेष, समूह विशेष या वर्ग विशेष के हित और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य न करके सभी व्यक्तियों और समूहों के सभी प्रकार के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है।
अगली विशेषता है सामान्य जीवन। प्रत्येक समुदाय के कुछ सामान्य रीति रिवाज, कुछ परंपराएं, विश्वास, उत्सव और त्योहार, संस्कार होते हैं जो उस समुदाय के लोगों के जीवन में एक रूपता उत्पन्न करने में योगदान देते हैं। समुदाय में ही व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, यही उसका संपूर्ण जीवन व्यतीत भी होता है। तो इस दृष्टि से समुदाय सामान्यताओं का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति इस या उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अपना सारा जीवन बिताने के लिए रहता है। तो इस प्रकार समुदाय में सदस्यों का संपूर्ण जीवन सामान्य रूप से व्यतीत होता है। अगली विशेषता है सामान्य नियम व्यवस्था। इसके संबंध में गिन्सबर्ग ने नियमों की सामान्य व्यवस्था को समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता माना है। सामान्य नियमों के माध्यम से सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, उन पर नियंत्रण रखा जाता है। सामान्य नियमों से निर्देशित होने के कारण ही एक समुदाय विशेष के लोगों के व्यवहारों में बहुत कुछ समानता देखने को मिलती है। सामान्य नियम व्यवस्था का प्रभाव छोटे समुदायों जैसे ग्राम समुदाय या जनजातीय समुदाय में हमें विशेष रूप से देखने को मिलता है, जहां अनौपचारिक साधनों या फिर अलिखित नियमों के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। अगली विशेषता है आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी। समुदाय को एक आत्मनिर्भर समूह भी माना गया है जो अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की पूर्ति स्वयं ही कर लेता है। इसका अर्थ ये है कि उसे किसी अन्य समुदाय पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए हम समुदाय को एक आत्मनिर्भर समूह मानते हैं। समुदाय की विशेषता आदिम समुदायों, जनजातीय समुदायों या छोटे समुदायों में पाई जा सकती है, वर्तमान समय के बड़े समुदायों में नहीं। आज तो छोटे समुदायों जैसे कि ग्रामों तक को अन्य ग्रामीण या नगरीय समुदायों पर निर्भर रहना पड़ता है और इसीलिए किसी समय आत्मनिर्भरता समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, लेकिन अब उसका महत्व कम हो गया है। अब तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक समुदाय को कम या अधिक मात्रा में किसी दूसरे समुदाय पर निर्भर रहना ही पड़ता है। जैसे कि गांव नगरों पर निर्भर रहते हैं तो नगर भी गांवों पर किसी न किसी रूप में निर्भर रहते ही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आज भौतिक दृष्टि से तो समुदाय आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भर अवश्य है, क्योंकि सामाजिक जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलू हमें समुदाय में देखने को मिलते हैं। अगली विशेषता है अनिवार्य सदस्यता, कंपल्सरी मेंबरशिप। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। वो किसी न किसी क्षेत्र विशेष में अन्य लोगों के निकट रहता है, उसके साथ अंतर्क्रिया करता है और उसे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी क्षेत्रीय समूह या समुदाय में रहना पड़ता है। एक क्षेत्र विशेष में लंबी अवधि तक अन्य लोगों के साथ रहने में उसमें अपने समुदाय के प्रति एक लगाव या अपनत्व का भाव पैदा हो जाता है। आज के युग में भौगोलिक और सामाजिक गतिशीलता के बढ़ जाने से लोग एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में चले जाते हैं, एक समुदाय को छोड़कर किसी दूसरे समुदाय में जाकर रहने लग जाते हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है।